हेलो बच्चों, लास्ट क्लास मैंने आप लोगों के साथ में जो डिस्कशन करी उसके अंदर मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल पूरा का पूरा डिस्कस करा और होप सो आपके किसी के भी कोई डाउट्स नहीं आए हैं अभी तक। और मैं चाहता हूँ अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सारे के सारे। आज की जो वीडियो है मैं वो पूरा का पूरा बेस करने वाला हूँ गुडविल चैप्टर के ऊपर, जो कि आज बहुत छोटी सी वीडियो करेंगे हम लोग कोशिश इसको। अब गुडविल होती क्या है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की रेपुटेशन है गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है ना। और गुडविल हमें क्या करती है, हेल्प करती है, बिजनेस को हेल्प करती है टू अर्न मोर एंड मोर रेवेन्यूज। जितने भी रेवेन्यूज ज्यादा अर्न करने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा बेटा? हमारी गुडविल करेगा। अब गुडविल के लिए जो हम लोग स्टडी करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। हम जो भी गुडविल की स्टडी करेंगे वो कहाँ करने वाले हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर करने वाले हैं। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज गुडविल एंड व्हाट आर द थिंग्स की गुडविल हमें यूज क्यों करनी चाहिए, हम गुडविल की कैलकुलेशंस क्यों करेंगे, तो वो सब चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन बना व्हाट इज गुडविल, तो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट व्हिच हेल्प्स इन डेवलपिंग आवर बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी में हम बात करें कि जो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं किसी गुडविल को अफेक्ट करने के, तो गुडविल को अफेक्ट करने के फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले वहां का मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो गुडविल क्या होगी आपकी? बहुत बढ़िया अच्छी होगी। अगर आपका बिजनेस में मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपके यहाँ पर काम करने वाले लोग दूसरे लोगों को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो इम्पैक्ट आएगा वो कैसा आएगा? लोगों में नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और जब नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो उसमें क्या होगा हमारे पास? आपकी गुडविल को वो डाउन करेगा। दूसरा आपका लोकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोकेशन। तो लोकेशन अगर देखें तो लोकेशन भी क्या होता है? हमारे लिए फेवरेबल पार्ट होता है। और अगर हमारे वो फेवर में है, यानी अगर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारे कस्टमर्स हमारे नीड नियर है, तो हमारा गुडविल को क्या करेगा? एनहेंस करेगा। और वहीं पर अगर लोकेशन बेकार है, चाहे आप कितना भी अच्छी सर्विसेज दे दो, आपके गुडविल आपकी बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो लोकेशन की खराबी के कारण आपका बिजनेस क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा, है ना। तो अगर हम देखें तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन और क्या हो गया? मैनेजमेंट। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट कैसा हो गया वो देख लिया आप लोगों ने, लोकेशन देख लिया आप लोगों ने, आपके जो क्वालिटी है गुड्स की वो आप देख लो, आप लोगों की सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हो वो देख लो, है ना। तो इन सब चीजों में आप लोगों का गुडविल क्या है? इम्पैक्ट करता है सारा का सारा। क्या इसमें कोई डाउट आ रहा है? यहाँ पे छोटी सी थ्योरी थी। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो आपका गुडविल अच्छा है, और अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपका गुडविल भी बेकार रहेगा। अगर फेवरेबल लोकेशन है, लोकेशन अच्छी है, तो आपका बिजनेस में गुडविल अच्छा रहेगा। बट मार्केट के अंदर अगर आपकी लोकेशन बेकार है तो आपके पास बेशक आप बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो भी आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। तीसरी बात अगर हम बात करें तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके पास कुछ फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके पास बिजनेस बहुत सारे आ रहे हैं। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे तो बिजनेस के अंदर कस्टमर्स नहीं आएंगे, और जब कस्टमर्स नहीं आएंगे तो आपकी गुडविल नहीं है। तो एक्चुअली में गुडविल है क्या? गुडविल इज अ थिंग कि आपका जो ओल्ड कस्टमर है वो आपके पास क्या आ सके? वापस आ सके, वही तो गुडविल है। तो ये सारी चीजों का एक छोटा सा पार्ट थ्योरी के रूप में हमने देखा कि ये पूरा का पूरा गुडविल का एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आपको थ्योरी का पूरा पार्ट समझना है तो यार इतना समय नहीं है कि पूरा का पूरा समझा सकूं मैं आप लोगों को पूरा थ्योरी का, बट ये जो मेन पार्ट थी वो मैंने आपको समझाई। पहला गुडविल डेफिनेशन क्या है? गुडविल है इंटेंजिबल एसेट जिसको हम स्टडी करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर, और कैरेक्टरिस्टिक्स में हम उसको देखते हैं कि वो एक इंटेंजिबल एसेट होगा जो आपके बिजनेस को रन करने में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल्स में हम लोग क्या देख सकते हैं इसके अंदर कि एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, फेवरेबल लोकेशन होना चाहिए आप लोगों का, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए अच्छे, आपका जो प्लेस है वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी गुड्स की क्वालिटी कैसी है ना, मार्केट सिचुएशंस आपके लिए कैसा है, आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो किस जगह प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, और आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है। ये सारी चीजें आपकी गुडविल को क्या करती है बेटा? अफेक्ट करती है। और ये छोटा सा थ्योरी का गुडविल हो गया, है ना, गुडविल की थ्योरी हो गई। अब हमारे जो पढ़ना है गुडविल के अंदर कि क्या क्या क्लासिफिकेशन गुडविल की क्या है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें गुडविल की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, हमारी गुडविल दो तरीके की मिलेगी आपको। एक मिलेगी परचेज गुडविल
और दूसरी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब देखो बेटा AS26 के अकॉर्डिंग हम जो परचेज गुडविल है उसे बुक्स में शो करते हैं, बट जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसे बुक्स में शो नहीं किया जाता है ना। इसे हम बुक्स में शो नहीं करते और इसे हम बुक्स में शो करेंगे। तो परचेज गुडविल ये चीज होगी जो आपने खुद अपने बिजनेस में दो तरीके से देखो खरीदी जाती है। एक तो आप डायरेक्ट जाते हो किसी से फ्रेंचाइजी ले ली, तो फ्रेंचाइजी ले ली तो उस बिजनेस मॉडल से जो आपने फ्रेंचाइजी ली तो उस बिजनेस मॉडल की गुडविल आपके पास आ जाएगा, है ना। तो एक परचेज गुडविल होगी। किसी भी बिजनेस को खरीदना तो उस बिजनेस की जो गुडविल होगी वो आपकी गुडविल हो जाएगी, है ना। तो वो परचेज गुडविल के अंदर आ जाएगा सारा। और सेल्फ जनरेट गुडविल क्या होती है, जिसके अंदर आपने अपने बिजनेस की गुडविल जो होती है, मार्केट में जो रेपुटेशन होता है वो आपने अपने खुद की मेहनत से बनाया होता है। जब आपने खुद की मेहनत से कोई चीज बनाई होती है तो वो चीज होगी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और इसे अकाउंट्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि आप इसे बुक्स में शो नहीं कर सकते। जिसके बदले में पैसे दिए हैं सिर्फ आप उसे बुक्स में शो कर सकते हो। इसके बदले में आपने कोई पैसे नहीं दिए होते किसी को भी, आपने अपनी मेहनत से किया होता है। और अकाउंट सीधी सीधी बात है, वो क्या कहता है कि हम किसी की ऑनेस्टी, किसी की हार्डवर्क, किसी के इमोशंस को बुक्स में शो नहीं करते हैं। हम सिर्फ इसको शो करेंगे जो मनी टर्म्स में है। तो ये मनी टर्म्स में था इसलिए हम इसको शो कर सकते हैं, आइदर हम इसको शो नहीं कर सकते। ले मेरी बात। अब गुडविल को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं? मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, ये हमारे पास तीन मेथड है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमारे पास दो मेथड और आते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में कोई मेथड नहीं आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट। एक एक करके इनके बारे में सबके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, इसे कॉपी कर लो इसमें आप लोग। ओके बेटा, अब जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ उसके ऊपर एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर किस तरीके से हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। तो गुडविल इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब एक क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट क्या है यहाँ पर? तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जितने साल का आपको प्रॉफिट गिवन है उन सबका समेशन ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में जितने वो साल का प्रॉफिट्स आपको गिवन है। अगर आपको 4 सालों का प्रॉफिट्स गिवन है तो 4 सालों का प्रॉफिट और नीचे क्या लिख दोगे? 4 लिख दोगे, तो वो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। सर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है ये वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर जिस कंपनी ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को खरीदा है उतने ही अमाउंट का प्रॉफिट क्या करने लग जाए? अर्न करने लग जाए जितना वो लोग कर रहे थे, तो उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खरीद रही है तो वो दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन जो खरीद रही है वो कितने समय में उतना ही प्रॉफिट अर्न करने लग जाए जितने वो पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन कर रही थी, तो वो होता है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो वहां पर आ जाए। तो एवरेज प्रॉफिट इज समेशन ऑफ प्रॉफिट अपॉन में एन। और लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट। एग्जांपल में मान के चलो आपके पास 4 सालों का कुछ प्रॉफिट्स गिवन है, 30,000, 22,000, 36,000 और 32,000 में। 4 सालों का आपके पास कोई प्रॉफिट है, आपको इसके ऊपर गुडविल निकालनी है और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज आपको गिवन है लेट्स से 2 साल। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 30,000 प्लस 22,000 प्लस 36,000 प्लस 32,000 अपॉन में 4।
तो इसका जो सम आएगा वो कितना आ रहा है हमारे पास 2 4 6 8 8 और 2 10 10 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास 20,000 है ना। 30 22 36 32 का सम 21 अपॉन में 4 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास 30,000 आ गया। तो गुडविल कितनी हो जाएगी आपकी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 30,000 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो अमाउंट आ गया आपका 60,000। तो ये अमाउंट आ जाएगा गुडविल का 60,000 रुपए। कोई डाउट इसके अंदर किसी को पक्का समझ में आ गया सारा का सारा। तो ये एक सिंपल केस था एवरेज प्रॉफिट का, पहला ही केस था। यहाँ तक समझ में आ गई सभी को। जो सेकंड टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही वो है नॉर्मल प्रॉफिट्स के ऊपर। सर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है? जब हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट्स की तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो एक बिजनेस रेगुलर अपनी अर्निंग से कर रहा होता है उसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। और एक प्रॉफिट होता है तो यानी अगर हम बात करें प्रॉफिट के अंदर आपके बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट जो आप रेगुलर अर्न कर रहे होते हो वो प्लस एबनॉर्मल प्रॉफिट एडेड होता है। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो वो क्या होता है इसमें से सबट्रैक्टेड होता है। देखो क्या हो रहा है अगर मैं एक प्रॉफिट की बात करूं कोई भी एक प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट जब मुझे जो मेरा रेगुलर बिजनेस का जो प्रॉफिट है ये रेगुलर प्रॉफिट है जो एक बिजनेस अर्न कर रहा है। अब उसमें कोई किसी कारण से कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाए आपको साल में, हो सकता है डिविडेंड रिसीव हो गया आप लोगों को, हो सकता है आपने कोई सेल ऑफ असेट करी उसके कारण आपको कोई एक्स्ट्रा अर्निंग हुई, वो आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है। और एबनॉर्मल लॉस में क्या हुआ कोई लॉस हो गया किसी भी कारण से, हो सकती है आग लग गई उसके कारण कोई लॉस हो गया, चोरी हो गई उसके कारण लॉस हो गया, किसी भी एक अनवांटेड चीज के कारण अगर लॉस हो जाएगा उसे हम लोग एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में करेंगे। और एबनॉर्मल प्रॉफिट जो रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रॉफिट्स नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कहेंगे। तो हमारा जो प्रॉफिट गिवन होता है हमें जो क्वेश्चंस में जो प्रॉफिट गिवन होता है उस प्रॉफिट के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। ओके और क्वेश्चन कभी कभार आपसे कहता है कि कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो जब आप एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आपको क्या फाइंड आउट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है ये वाला जो प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट में से आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को क्या करेंगे माइनस, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को माइनस करा और एबनॉर्मल लॉस को आपने क्या करा यहाँ पर प्लस किया। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप लोगों का क्या करना है जो भी आपके पास प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट को हटा देना और एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देना, क्योंकि वो पहले हट चुका था तो अब हमें नॉर्मल चाहिए हमारा जो तो वो क्या हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस इसमें ऐड बैक हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कभी भी आपसे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन करने के लिए बोले तो आपको इस तरीके से करना है। ओके बात समझ में आ गई? हाँ ये प्रॉफिट के ऊपर है। ये जो आपको बिजनेस जो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा होता है ये वो प्रॉफिट है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि आपका रेगुलर प्रॉफिट क्या है आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या है तो वो निकालने का फॉर्मूला ये है। मेरी बात सभी को चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। जो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा हमारा जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट था इसके ऊपर मैं क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आज सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर आप लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे जो भी आपके पास प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, लेट्स से आपको जो प्रॉफिट्स गिवन है 10,000 12,000 15,000 ये प्रॉफिट्स गिवन है आपको और साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर कुछ वेट्स गिवन होते हैं और वेट्स जो होते हैं मतलब वो प्री डिफाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी अपने अपने जो खुद अपने हिसाब से कोई भी वेट देती है जिस तरीके से उनको लगता है वो वेट अपने हिसाब से देते हैं। तो इसमें हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वेट क्या देना है क्या नहीं देना है, तो वेट कुछ भी कोई भी फॉर्म दे सकता है अपने हिसाब से। ओके तो वेट में 1 2 और 3 फॉर एग्जाम्पल हमने ये वेट डाल दिए। तो आपको सबसे पहले जब वेटेड प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ पर हम डालेंगे इसे वेटेड प्रॉफिट
जो वेटेड प्रॉफिट होगा इसको ए लिख दो, बी, तो ये क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। तो 10,000 इंटू 1 करेंगे, 12 इंटू 15,000 इंटू 3, 15,000 इंटू 3। अब इसका सम करेंगे तो 5 और 4 9,000, 4 और 2 6 और 1 7, 79,000 ये आ गया। और इसका जो सम आया वो आया 6। अगर हम लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये मैंने वेटेड प्रॉफिट निकाला, और अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो हम लोगों को जो भी वेटेड प्रॉफिट है सम ऑफ वेट्स, जो भी सम ऑफ वेट्स आएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट हमारा 79,000 का है अपॉन 6, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और बचा यहाँ पे 10, तो 6 1 जा 6 बचा यहाँ पे 40, तो 6 6 जा फिर से 6 6 जा, तो 13,166.6, तो इसे राउंड ऑफ करके 13,167 रुपीज आप ले सकते हो। तो ये आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट 13,167। क्लियर यहाँ तक की बात। और गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर ऑफ इयर्स में परचेज गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें आया 13,167। अब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन, दो भी हो सकता है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 1 है, इजी करने के लिए। तो आपका ये आंसर आ जाएगा गुडविल 13,167। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर कंसेप्ट हो गई है ना। इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगी। ओके, जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर आपका जो गुडविल कैलकुलेशन का तरीका होता है वो बहुत ही आसान तरीके से कह सकते हो, थोड़ा सा आसान है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। जैसा हमने एवरेज प्रॉफिट में देखा था वैसा ही यहाँ पर भी है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है वो बता दो। तो सुपर प्रॉफिट जो है आपका, जो भी आपने एवरेज प्रॉफिट अर्न किया उसमें से बेटा नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट वो वही वाला प्रॉफिट है जो अभी आपने एवरेज प्रॉफिट में कैलकुलेट किया? नहीं, इस नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हम जो समझेंगे वो क्या है, रेगुलर प्रॉफिट अर्न बाय द सेम बिजनेसेस इन द इंडस्ट्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें एक टाटा स्टील की, जो टाटा स्टील्स है और स्टील इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल प्रॉफिट है और ये जो एवरेज प्रॉफिट है। क्या मतलब है, ये एवरेज प्रॉफिट टाटा स्टील्स ने जो पैसा कमाया है पूरे साल भर में, जो साल 1 2 3 4 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट उसी तरीके की जो कंपनीज है या फर्म्स है जो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं उसके लिए हम लोग स्टील इंडस्ट्री, अगर टाटा स्टील अगर फॉर एग्जांपल हर साल 10% का प्रॉफिट अर्न कर रही है और वहीं पे स्टील इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल 12% इंडस्ट्री से पैसा अर्न कर रही है, या 12 से ज्यादा भी हो सकता है ये और 12 से कम भी हो सकता है। अब स्टील इंडस्ट्री जो पैसा अर्न कर रही है तो इस पैसे को हम कहेंगे यहाँ पर नॉर्मल रिटर्न ऑफ द बिजनेस, जो मतलब उसके कॉम्पिटिटिव बिजनेस जो पैसा अर्न कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये हमारा प्रॉफिट और ये जो प्रॉफिट है वो किसने अर्न किया बेटा, पूरी इंडस्ट्री ने या हमारे कॉम्पिटिटर्स ने किया। तो अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा है और बिजनेस जो कॉम्पिटिटर्स का बिजनेस कम है तभी तो हमें किस तरीके का प्रॉफिट मिलेगा, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, ये वो प्रॉफिट है जो हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से। ओके, तो वो सुपर प्रॉफिट हो गया। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट में आ गया। सर एवरेज प्रॉफिट तो समझ में आ चुका है क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है?
तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी बिजनेस में कैपिटल इन्वॉल्व कर रखा है इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। सर यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है ये कौन सी रेट ऑफ रिटर्न की बात है? अगेन जो मैंने बोला पूरी इंडस्ट्री जो मिलकर पैसा अर्न करती है हम वो बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, है ना। जो पूरी की पूरी बिजनेस में जो जो उसके कॉम्पिटिटर बिजनेस है वो जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो वो चीज आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है अगर देखा जाए तो सिंपल जो पैसा आपका है बिजनेस के अंदर, पार्टनर की जितनी भी कैपिटल होगी सारी की सारी कैपिटल आ जाएगी इसके अंदर, और जो भी रिजर्व्स हैं वो आ जाएंगे, और जो भी सरप्लसेस हैं वो आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका एक कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको समझने के लिए बैलेंस शीट बना के समझना एक बहुत आसान तरीका है, तो मैं वो आपको समझाता हूँ। आपके बैलेंस शीट के अंदर जो गिनती की चीजें आती है वो देखो एक बार। सबसे पहले आपके पार्टनर्स की कैपिटल आएगी, जो रिजर्व्स हैं वो आएगा, और सरप्लस, ये दो चीजें आएंगी, और जितना भी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो आएगा। लायबिलिटी साइड में ये चीजें आएंगी, और असेट साइड में आपके पास आपके सारे के सारे नॉन करंट असेट्स आएंगे और आपके सारे करंट असेट्स आएंगे। इससे कोई चीज ज्यादा आएगी नहीं, है ना। अब अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये दो चीजें हैं, सिंपल। आपका जो भी कैपिटल है, जो भी रिजर्व है, जो भी सरप्लस है, सबको ऐड कर लो, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम। अब मान के चलो आपके क्वेश्चन के अंदर असेट्स का असेट्स की तरफ से दे रखा है और कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा, तो क्या करना है आपको? नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स करोगे तो टोटल असेट्स, और टोटल ये है लायबिलिटीज। तो हमें ये पता है कि जो टोटल लायबिलिटीज होती है और जो टोटल असेट्स होती है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल। तो टोटल असेट्स में से या टोटल लायबिलिटीज में से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देता हूं तो भी हमारे पास क्या मिलेगा? कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया, टोटल लायबिलिटीज माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो जितनी भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज है वो आ जाएंगी सारी, टोटल लायबिलिटीज माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो ये भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बन जाएगा। टोटल लायबिलिटीज की जगह पे आप टोटल असेट्स भी लिख सकते हो। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो आप इस तरीके से भी कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? अब इस नॉन करंट असेट्स के अंदर ना एक इन्वेस्टमेंट आती है, वो एक और चीज समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दो तरीके की मिलेगी आपको। इन्वेस्टमेंट आपको दो तरीके की मिलेगी, एक होगी ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, ये समझा दो। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया वो इन्वेस्टमेंट जो मैंने अपने बिजनेस के लिए कहीं और पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? वो पैसा जो मैंने अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए कहीं और इन्वेस्ट कर रखा है, उस पैसे को हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और सेम टाइम अगर मैंने वो इन्वेस्टमेंट कर तो रखी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए नहीं, वो अलग है। मतलब वो हम या तो उसे पर्सनल यूज कर सकते हैं या कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, बस बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो क्या बिजनेस की कैलकुलेशन में हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट का यूज करेंगे यहाँ पर जब टोटल लायबिलिटीज की बात करेंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का यूज नहीं करेंगे। सेम। तो यहाँ पे जैसे टोटल लायबिलिटीज लिखी है मैंने, तो टोटल असेट्स भी तो हो सकती है ये, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये बात समझ आई? तो असेट जो है टोटल, उसमें आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट को क्या करोगे बेटा? इंक्लूड करोगे, और इसको आप एक्सक्लूड करोगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? इसमें कोई डाउट आ रहा है तो बताओ फटाफट। तो अब जब टोटल ट्रेड असेट अगर आ रहा होगा तो उसमें ये पार्ट हटा के चलना पड़ेगा।
एक और चीज आती है इसी के साथ में, फिक्टिशियस असेट्स। टोटल असेट की कैलकुलेशंस करते वक्त हमें फिक्टिशियस असेट्स को भी क्या करके चलना पड़ता है, एक्सक्लूड, हमें इसको भी हटा के चलना पड़ेगा। तो आप जब भी टोटल असेट देखेंगे तो टोटल असेट में से आपको दो चीजें हटानी पड़ेंगी, पहला फिक्टिशियस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये चीजें हैं तो आप इसको हटा के चलेंगे और वो चीज यहाँ पे लिखेंगे हटाने के बाद, फिर टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल इनटू। क्लियर है मेरी बात सभी को? लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या हुआ? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आपके पास दो टॉपिक्स आएंगे, पहला अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो देखो बेटा, जब सुपर प्रॉफिट मेथड से आएगा तो कैलकुलेशन सुपर प्रॉफिट की सेम इसी तरीके से होगी जैसे अभी तक हमने कैलकुलेट करी यहाँ पर, जो सुपर प्रॉफिट मेथड में जिस तरीके से हमारा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, सुपर प्रॉफिट का तरीका सारा वही रहेगा। ओके, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे आप लोग, गुडविल इज इक्वल टू जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आया मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, गुडविल हो जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ करेंगे क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, और सुपर प्रॉफिट जैसे यहाँ पर कैलकुलेट करा वैसे ही यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे। क्लियर यहाँ तक की बात? चलो, जो लास्ट ईयर है आप लोग, हाँ देख मुझे लग रहा है कि आप लोग तो मस्ती मोड में हैं, बट यार इतनी भी मस्ती मोड में मत रहो ना कि फिर तुम लोगों को बाद में परेशानी हो। लास्ट ईयर है, मस्ती मोड में रहना है, बट साथ में आप लोगों को अपने प्रैक्टिस मोड में भी रहना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस मोड में नहीं रहोगे अभी से तो बाद में तुम लोगों को समस्या रहेंगी, है कि नहीं? रहेंगी कि नहीं रहेंगी? नहीं रहेंगी। वो तुम्हारा एक छोटा सा कोट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अगर आपने अपनी शुरुआत के समय में मेहनत कर ली तो आपको जीवन का अंत जब हो रहा होगा आपको तो एकदम मस्ती से कट रहा होगा, है ना। और अगर शुरुआत के जीवन में जो अभी तुम्हारा आने वाला 5-6 साल है, 12th के बाद जो 5-6 साल का समय है उसमें अगर तुमने मस्ती करी तो यार जीवन के अंत में तुम लोगों को सिर्फ सजाएं मिली होती, सिर्फ मेहनत ही कर रहे होते हो आप लोग, है ना। जो 6 साल आप लोगों ने ढंग से मेहनत नहीं, 3 साल मेहनत नहीं करी तो उसकी सजाएं आपको मिलती रहेंगी। बात समझ आ रही है? तो कोशिश ये करो कि यार अभी थोड़ी सी ढंग से मेहनत कर लो ताकि चीजें क्या हो जाए इन फ्यूचर बढ़िया हो जाए। तो चीजों को ध्यान में रख के आप लोग इस पे काम करो। हम लोग गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट असेट्स। ओके, व्हाट इज मीन बाय कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म हियर? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म होता है यहाँ पर जो भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट है इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म मान लेगी। और इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, नेट असेट्स। तो नेट असेट्स क्या हो जाएगा आपका, नेट असेट्स इज इक्वल टू टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी विल बी योर नेट असेट्स। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो आपका जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया वो आ गया एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, नेट असेट्स आ गया टोटल असेट्स में से गुडविल को हटा देना और आउटसाइड लायबिलिटी कर देना, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, नेट असेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट असेट्स विल बी योर गुडविल। ओके, तो इसके ऊपर आप लोग क्वेश्चंस ट्राई करें, जो भी डाउट्स हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर लिया गुडविल का। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।